प्यारे बच्चों, केटीसी 2.0 पर आपका स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2022 में जो टोटल 99 शिफ्ट एग्जाम हुआ था ना, उसका आज हम 40वां सेट के बारे में। तो चलो भैया बिना समय गवाए आते हैं आज का पहला क्वेश्चन पर। और ये भैया कहता है अनुपात का क्वेश्चन कि कहीं ना कहीं ए अनुपात अनुपात में है, ए अनुपात में है, तो बताओ x अनुपात y का है ना रेशियो क्या होगा, 122 का रेशियो क्या होगा। तो क्या करोगे दोस्त, तो तुम कहोगे कि सर आपने बताया था कि समानुपात में जब हो तो मध्य पदों का गुणनफल शुरू और अंत पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी इसको कहोगे दोस्त 8 गुना x बराबर कह दोगे 4 गुना 3.2 क्या कहोगे जी, है ना, शुरू अंत का गुणनफल है ना बीच वाला के गुणनफल के बराबर होता है। यानी यहाँ पे अव हल करोगे तो कहोगे सर यहाँ पे 4 दूनी 8 कट जाएगा, 1 कट जाएगा 1.6 बार में नहीं, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा, कह दोगे 1.6 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे यहाँ पर देखो तो अगला यहाँ पे दूसरा समानुपात भी दे रखा है, क्या कहोगे जी, तो इससे भी तो y का मान निकल जाएगा। तो मध्य पद का गुणनफल शुरू अंत के गुणनफल के बराबर होगा, तो यहाँ पे कहोगे 3 गुना y बराबर 6 गुना 6। क्लियर है, 3 दूनी 6 कट जाएगा, क्या कहोगे जी, y बराबर क्या आ गया, तो कह दोगे 12 आ गया। अब हमसे क्या पूछता है, यहाँ पे हमसे पूछता है कि दोस्त बता दो x और y का रेशियो क्या है ना, x अनुपात y यानी कि x बटा y का मान भैया हमको बता दो। x का मान तो है 1.6, अब y का मान कितना दे रखा है, तो कहोगे 12, ये दशमलव हटाओगे तो नीचे 10 से गुना करोगे, दशमलव आपका हट जाएगा, क्या कहोगे जी 416, 312, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी कहीं ना कहीं आपको आ जाएगा 2:15, जो ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है कहोगे जी ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, बी मेरा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस ढंग से इसको निपटा लोगे। नहीं देखो तो अगला क्वेश्चन देखो तो दूसरा क्या कहता है, तो दूसरा कहता है खोखली गोश्त 6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व वाली धातु से बनाया गया है ना। एक खोखला गोलीय कोष यानी कि है ना, खोखला गोलीय कोष है ना, यानी इसकी बात कर रहा है। मान लो ये वाला हो गया है ना, खोखला है, खोखला का मतलब ये हो गया, ठीक है ना, यानी ये वाला भरा हुआ है। अगर इसकी अंदर का त्रिज्या छोटकी आर मानो तो बाहर का त्रिज्या को हम बड़की आर कह देते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बनाया गया है जिसका घनत्व यहाँ पे दे रखा है कितना, कहोगे 6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। कहता है इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या का माप 8 और 9 सेंटीमीटर है। तो कोष का वजन यानी कि द्रव्यमान आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये द्रव्यमान पूछ रहा है ना। तो वजन द्रव्यमान, तो एक बार बताओ घनत्व दिया है तो द्रव्यमान कैसे निकालोगे, तो देखो इसका एक फार्मूला होता है ना, जो आपको याद भी होनी चाहिए है ना। घनत्व बराबर होता है दोस्त द्रव्यमान वटा आयतन, द्रव्यमान वटा क्या होता है, आयतन, यानी कि वजन वटा क्या होता है, आयतन होता है, ठीक है ना, आयतन। अब हमको वजन यानी कि द्रव्यमान निकालना है, क्या करोगे, इसको 3 से गुना कर दोगे, यानी यहां पे हो जाएगा द्रव्यमान बराबर घनत्व गुना आयतन, घनत्व गुना क्या हो जाएगा, आयतन, आयतन यानी कि भी, यही होगा, क्या कहेंगे जी, यही होगा। तो यानी कि हमको तो घनत्व यहाँ पता है लेकिन आयतन हमें पता नहीं है, तो आयतन हम निकाल लेते हैं यहाँ से। आयतन का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा है ना, नहीं पता है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन हमको तो इसकी आयतन चाहिए ना, ए वाला का, ए वाला का, ए वाला का, भरंत पार्ट का। कैसे इसका आयतन निकालोगे, तो पूरा आयतन में से भीतर वाला का आयतन घटा दोगे। देखो हम यहाँ पे आपको निकाल के समझा दूं थोड़ा सा आपके लिए है ना। अगर बाहरी आयतन निकालोगे तो आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, होगा क्या कहोगे जी। अब भीतरी आयतन निकालोगे तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि छोटकी आर हो जाएगा। अब इसमें से अगर तुम 4/3 पाई कॉमन निकाल लोगे तो क्या बच जाएगा, आर क्यू माइनस आर क्यू बचेगा, क्या कहोगे जी सर, बिल्कुल बचेगा। तब तो आयतन निकाल लोगे, अब आयतन निकाल लोगे, आयतन क्या होगा, तो कहोगे 4/3 पाई आर कितना होगा, तो आर बड़की माइनस आर क्यू, ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा, जो मैंने फॉर्मूला आपको निकाल कर यहाँ पे समझाया है, ठीक है, जो आपको याद होनी चाहिए। अब हल कर देते हैं इसको, कहोगे 4/3 पाई का मान दे दोगे 22/7, आर यहाँ पे दे रखा है कितना 9, तो 9 का क्यूब करोगे तो हो जाएगा कितना 729 होगा, कहोगे जी, माइनस छोटकी आर कितना है, छोटकी त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या 8 है, तो 8 का क्यूब करोगे तो हो जाएगा 512। अब इसको अब हल करोगे तो हो जाएगा 4/3 गुने 22/7 गुने क्या होगा दोस्त, कहोगे 9 में से 2 गया 7, आइए बच गया कितना, 7 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 5 गया 2, तो 7 बचेगा, क्या कहोगे जी, है ना। ये तो 7 से कट रहा है भैया, 7 या 21, 7 एकम 7, अब नहीं कट रहा है तो इतना ही रहने दो। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है ना, हमको क्या निकालना है, वजन निकालना है, वजन निकालना है, ठीक है। तो घनत्व गुने आयतन, घनत्व दे रखा है कितना 6 किलो, नहीं 6 ग्राम प्रति घन मीटर। तो पहले ग्राम को क्या बदलोगे, किलोग्राम में, किलोग्राम बदलने के लिए क्या करोगे, तो 1000 से भैया यहाँ पे हमको भागा देना होगा, तो ये किलोग्राम में बदल गया, ठीक है ना। अब प्रति घन मीटर
घन सेंटीमीटर, तो घन सेंटीमीटर में तो माप आपका है ये था, ये आयतन जो निकला क्या निकला, कहोगे घन सेंटीमीटर में ही तो निकला है। ठीक है, तो चलो आयतन को इसी प्रकार से लिख दो, यानी कि 4/3 लिखते हैं दोस्त, 4/3 गुना क्या है, कहोगे 22, गुना है 22, और फिर आगे भी गुना है क्या कहोगे जी, गुना कितना है 31। अब इसको हल करोगे आपका उत्तर आ जाएगा दोस्त, देखो तो है ना, ये 3 से कट रहा है क्या कहोगे जी, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, तो इसको पहले क्या करो काट दो। अब यहाँ पे हल करो, हल करोगे तो जो भी गुना करके आएगा उसके अंत में है ना बटा में 1000 आएगा, नहीं बटा में क्या आएगा 1000 आएगा। कैसे गुना करोगे, तो देखो गुना करते हैं, 4 दूनी 8, 11 को ऐसा करो ना, ये 11 को ऐसा करो कि 2 गुना 11 में तोड़ लो, ठीक है ना, क्योंकि 11 से गुना करना बहुत आसान होता है। तो आप कहोगे 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुना 31 करोगे तो 16 एकम 16 के 100 बाकी 1 सोलती है 48 1 49, और गुना का हो जाएगा 11, अब बटा में क्या हो जाएगा 1000, है ना। अब इसको आओ हल करोगे तो 11 से गुना करना आसान होता है, क्या कहोगे 6, 915 के 5 बाकी 1, 913 के 14 के 4 बाकी 1, 4 1 5, ये हो जाएगा, है ना। आपको यहाँ पे 1 2 3 सुना था ना, 3 सुना था, 3 सुना के बाद दशमलव बढ़ जाएगा, यानी 5.456 केजी, 5.456 केजी, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो कहीं ना कहीं इस ढंग से इसको बनाना होगा दोस्त, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और भैया ये क्वेश्चन कहता है कि 100 वर्ष पहले एल और एम की औसत आयु 39 वर्ष था। अगर आपसे कहूं कि दोनों के उम्रों का योग क्या होगा, तो कहोगे सर एल प्लस एम के उम्रों का योग जो होगा 48 गुना 2 हो जाएगा, क्या होगा 48 गुना 2 हो जाएगा, यानी 48 गुना 2 का मतलब 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1 301 7, इतना होगा। कब का, तो 6 वर्ष पहले का होगा। तो 6 वर्ष पहले इतना था, तो आज कितना होगा, तो कहोगे सर 6 वर्ष दोनों 12 हो जाएगा, 12 ऐड कर दो, यानी आ जाएगा 8 2 10 के 0 बाकी 1 7 1 8 1 9 90 वर्ष हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या निकाल रहे हैं हम दोस्त, कहोगे वर्तमान का निकाल रहे हैं, वर्तमान में, है ना। यहाँ पे दिया हुआ था 6 वर्ष पहले का। अब आगे बोलता है कि एल एम और एन की वर्तमान आयु का योग 54 है। तो भैया यहाँ पे कहो कि एल एम और एन का उम्रों का योग कितना होगा, तो कहोगे सर इसको मैं अब 3 से गुना कर दो ना, इसको मैं 3 से गुना कर दो, क्योंकि संख्या के वो है 1 2 3 वो है, तो ये तीनों का औसत 54 है, तो ये क्या होगा 54 गुना 3, यानी 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 5 तिया 15 1 16, इतना हो जाएगा। हमसे पूछता है यहाँ पे कि 5 वर्ष बाद, है ना, एन की आयु क्या होगा, तो पहले तो हम एन का आयु निकाल लेते हैं वर्तमान में, इसी घटा देते हैं, एन का आयु निकल जाएगा ना, ये कट जाएगा ना, कहोगे जी, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 72। लेकिन हमसे पूछा है यहाँ पे कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद एन की आयु बता दो। तो अभी अगर ये 72 साल का है तो 5 वर्ष बाद जाओगे तो इसको में 5 और ऐड हो जाएगा, क्या कहोगे जी, यानी 77 वर्ष हो जाएगा, है ना। 77 वर्ष, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमें लगता है ये बात भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए थी। अब देखो तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक रेलगाड़ी अपनी समान दिशा में 15 और 35 की चाल से चल रहे दो व्यक्ति को क्रमशः 20 और 40 सेकंड में ओवरटेक करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखो बढ़िया से आपको समझाने का प्रयास करते हैं हम यहाँ पे। देखो ये रेलगाड़ी है और ये एक व्यक्ति बंदा है जो कहीं ना कहीं, है ना, 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा है, और एक बंदा और है जो कहीं ना कहीं आपका ये हाथ पैर हो गया, ये 35 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जा रहा है। यह रेलगाड़ी जो है इस व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाता है और इस व्यक्ति को 40 सेकंड में पार कर जाता है। आपसे पूछता है कि इसकी लंबाई बताओ, है ना, तो इसका चाल को अगर दोस्त हम मान लें 1 मीटर प्रति सेकंड, है ना, तो इसकी लंबाई एल हो, तो आपसे पूछता है कि इसकी लंबाई क्या है। तो सबसे पहले तो ट्रेन का चाल निकालना होगा दोस्त, क्योंकि कोई भी ट्रेन, है ना, जब कोई व्यक्ति कोई निश्चित बिंदु कोई पोल को पार करता है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करता है, ठीक है ना। यानी कि अगर ट्रेन की लंबाई आपको निकालना है, तो देखो ये ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए क्या करोगे कि ये ट्रेन व्यक्ति को पार कर रहा है ना, तो व्यक्ति को पार करने में कितना दूरी तय किया, यही दूरी होगा ट्रेन की लंबाई। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय, यानी यही दूरी जो होगा ट्रेन की क्या होगा, लंबाई होगा। चाल क्या होगा, क्योंकि दोनों के दोनों गतिशील है एक ही दिशा में, तो चाल कहीं ना कहीं आपेक्षिक लोगे घटा को लोगे। तो व्यक्ति का चाल तो सपोज मान लो दोनों का पता है, इसका चाल पता है 15 मीटर प्रति सेकेंड, है ना, 15 मीटर प्रति सेकंड, तो इसका चाल तो आपको चाहिए ना, बिल्कुल इसका चाल चाहिए, है ना। तो इसका चाल हमें हर हालत में निकालना होगा, क्योंकि ये पता है कि 15 मीटर प्रति सेकंड से इसको ये 20 सेकंड में क्या कर रहा है, पार कर रहा है। लेकिन ये वाला चाल हमको चाहिए, ये वाला चाल हमको
चाहिए, तब ट्रेन की लंबाई यहाँ पे निकलेगा। वो चाल की लंबाई कैसे निकालोगे? तो देखो यहाँ पे निकालने का तरीका यहाँ पे ये होगा कि जब ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगा तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा, यानी कि एल दूरी तय करेगा। इस व्यक्ति को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर यानी कि एल दूरी तय करेगा, है ना। ये दोनों ट्रेन का तो लंबाई ही हुआ, यानी दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। तो पहली स्थिति में लंबाई यानी कि दूरी क्या आएगा? कहोगे सर चाल गुना समय, है ना। चाल कितना है? x, और यहाँ पे कितना है? 15। तो यहाँ पे चाल आपेक्षिक लोगे तो घट जाएगा ना, तो हो गए x माइनस 15 मीटर प्रति सेकेंड और गुना समय यानी कि 20, है ना। इसको पार करने में, है ना, इतनी दूरी तय करेगा, यानी ट्रेन की लंबाई इसके हिसाब से ये हो जाएगा। उसी प्रकार से अब ये वाला निकालो, इस व्यक्ति को पार करने में कितना दूरी तय करेगा, यानी कि ट्रेन की लंबाई क्या होगा? कहोगे सर चाल, तो चाल इसका है x और इसका चाल कितना है? 35। तो घटाओगे ना, अपेक्षिक चाल लोगे ना, अपेक्षिक चाल कितना हो जाएगा? x माइनस 35 और गुना समय कितना है? 40, है ना। ये चूंकि दोनों ट्रेन की लंबाई ही हुआ, अतः दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। लंबाई क्यों हुआ? क्योंकि जब व्यक्ति को पार करेगा तो दूरी अपनी लंबाई के बराबर तय करेगा। ये क्या हो गया भैया? तो उसको पार करने में तय दूरी हो गया। ये भी क्या हो गया? व्यक्ति को पार करने में तय दूरी हो गया। दूरी ही तो उसकी लंबाई होती है। अब इसको हल करोगे दोस्त यहाँ पे मजे में, तो मजे में जब हल करोगे कहोगे सर 20 दूनी का 40 से कट जाएगा, है ना। ये हो जाएगा x और 2x इधर आएगा, तो कहोगे x माइनस 2x यानी कि माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना? तो 35 दूनी 70 माइनस 70, है ना, लिख देते हैं माइनस 70, ई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 15 हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा? 55 मीटर प्रति सेकेंड। यानी ट्रेन का चाल निकल के आ गया 55 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। 55 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये ट्रेन की लंबाई तो निकल गया 55 मीटर प्रति सेकेंड। यस या नो, है ना। हमसे पूछता है कि इसकी लंबाई क्या है, क्या आप निकाल लोगे? कहेंगे जी सर, है ना। लंबाई यानी कि दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल ये दोनों का अंतर लोगे, यानी कि 55 माइनस 15 यानी कि कितना हो जाएगा भैया? तो कहोगे 40 और गुना समय कितना ले रहा है? तो 20 सेकेंड का। यानी लंबाई यानी कि दूरी कितना हो गया? 4 दूनी 800 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा? 800 मीटर, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। ये जो ट्रेन की लंबाई है इससे भी तुम निकालता तब भी निकल जाता, है ना। इस व्यक्ति को पार करने में भी उतनी दूरी तय करेगा, यानी कि ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। इसको पार करने में तो इसके हिसाब से भी तुम निकाल सकता था, मैंने इसके हिसाब से निकाला है यहाँ पे। चलो चौथा के बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 8 गुना 0। 8 गुना 0 का मतलब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्या कहोगे जी? ये 4 तिया 12 कट जाएगा, क्या कहोगे जी? अब हल करोगे तो हो जाएगा, है ना, 125 माइनस 9 81, है ना। यहाँ पे आ जाएगा प्लस का कितना आ जाएगा? 3 तिया 9 और यहाँ पे आ जाएगा 32 और 0 है ना, तो माइनस 32 आ जाएगा, ये आ जाएगा। और इसको हल करोगे तो 9 5 14 के 4 बाकी 1 यानी कि 134 आ जाएगा और माइनस ये आ जाएगा 3 8 3 11। इसको हल करोगे तो 21 आ जाएगा। 21 ऑप्शन में है, कहोगे जी ऑप्शन ए में है जी, ए मेरा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए वाला क्वेश्चन को देखो तो, है ना। ए क्वेश्चन कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3422 है। कोई बात नहीं, यानी दो धनात्मक संख्या मान लो x और y है, ये कहता है x और y का अंतर यहाँ पे दे रखा है 3422। चलो कोई बात नहीं, लिख दिया मैंने। कहता है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भागा देते हैं, बड़ी संख्या कौन हुआ दोस्त? कहोगे x, है ना। कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं आपके लिए। बड़ी संख्या x, कहता है कि बड़ी संख्या x में जब छोटी संख्या y से हम भागा देते हैं तो भागफल 4 आता है, यानी कि भागफल 4 आता है और शेषफल 290 आता है। ये वाला शेषफल कितना आता है? 290 आता है। ठीक है यहां तक, है ना। तो इससे तो दी गई दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या और 4292 का मासा ज्ञात करिए, है ना। तो खैर पहले तो हमको यहाँ पे बड़ी संख्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या भी यहाँ पे दे रखा है, तो बड़ी संख्या यानी x का मान निकालना होगा। कैसे निकालोगे? तो देखो यहाँ पे, है ना, आपको पता है कि x बराबर क्या होता है? तो कहोगे सर x बराबर होता है ना 4 गुना बाई। यहाँ पे ध्यान देना, x बराबर होता है 4 गुना बाई। x बराबर 4 गुना बाई अब प्लस 290, है ना। ये जानते हैं ना, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। ई गुना ई प्लस ई बराबर ई होता है, तो x बराबर क्या होगा? ई गुना ई प्लस ई होगा, यानी कि ये होगा। और इसको हल करोगे दोस्त तो 4 बाई को इधर लाओगे तो कहोगे x माइनस 4 बाई बराबर हो जाएगा 290। कहोगे कि नहीं? कहोगे जी, है ना, बिल्कुल होगा। थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन को कर लेते हैं ताकि जगह हमको बनाने के लिए बढ़िया से मिल सके। अब देखो तो इसको क्या तुम समीकरण 1 मान लेते हो, इसको समीकरण 1 कह दो और इसको समीकरण 2 कह दो। अब यहाँ पे हमको x का मान निकालना है, बड़ी संख्या निकालना है, तो 4y को काटना होगा।
4y को काटने के लिए, है ना, कलर चेंज करते हैं यहाँ पे, 4y को काटने के लिए इसमें 4 से गुना करना होगा, है ना, इसमें 4 से गुना करोगे, है ना, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे घटाओगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये होगा माइनस, तो 4y से 4y आपका क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, तो 4x में से, है ना, यहाँ पे तो गुना करोगे ना 4 से, तो 4x में से x जाएगा तो ये बच जाएगा आपका 3x बराबर, यहाँ पे भी तो 4 से गुना करना होगा ना, 4 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8, 416 के शो बाकी 1, 4 12, 1 13, आपके लिए घटाने के लिए लिख दिए। अभी घटा भी करोगे तो 8 में से 0 गया 8, है ना, 18 में से 9 गया 9, है ना, 5 में से 2 गया 3, ये बच गया कितना, 12, ये होगा क्या कहोगे जी। अब x का मान यहां से निकालोगे तो कट जाएगा ना, 4 तिया 12, 1 3 तिया 9, है ना, 3 से नहीं कट रहा है क्या, 4 तिया 12, 3 तिया 39, 3 से नहीं कट रहा है, यानी ये घटाने में मैंने गलती किया क्या, देखते हैं फिर से, है ना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 416 वाके 4 ठीक तो है यहाँ पे, है ना, ये 290 है, तो इसको मैं अगर मैंने घटाओगे तो 8 में से 8 गया 8, 18 में से 9 गया 9, है ना, ये बच गया 5, 5 में से 2 गया 3, 5 में 2 गया 3, तो 13 का 13 ही रह गया ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा घटाने में आपसे गलती हो गई है। चलो हम यहाँ पे देखो फिर से घटा लेते हैं, 8 में से 0 गया 8 हो गया दोस्त, 8 में से 18 में से 9 गया 9 हो गया, ये 5 में से 2 गया 3, ये 13 बच गया, ये बच गया, ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकालोगे, कहोगे 4 तिया 12, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 6 तिया 18, ये आएगा क्या, यानी बड़ी संख्या आपको क्या निकल गया, ये वाला निकल गया। आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्त, तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि ये दोनों में जो बड़ी संख्या था, ये दोनों में जो बड़ी संख्या था, है ना, वो वाला बड़ी संख्या लो, चलो ले लेते हैं, कितना आया, 4466, 4466, 4466 ये बड़ी संख्या, और 4292 लो, और 4292 इसी का हमको बता दो भैया महत्तम समावर्तक, यानी इसका मासा क्या होगा, यही हमको बता दो, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अब गौर करोगे, यहाँ पे इसका मासा निकालने के लिए तो कहोगे सर जब भी इसका मासा निकालेंगे तो ये दोनों का क्या निकालेंगे दोस्त, अंतर निकालेंगे ना, कहेंगे जी ये दोनों का अंतर निकालेंगे जी, है ना, तो अंतर निकालते हैं, तो 6 में से 4 गए 2 गया 4, और 16 में से 9 गया 7, और ये बच गया 3 में से 2 गया 174 आएगा क्या, कहोगे जी 174 आएगा। तो क्या ये दोनों का महत्तम समवर्तक 174 होगा क्या, क्योंकि ऑप्शन में भी तो 174 है, लेकिन गौर से यहाँ पे फरियाना, क्या 174 होगा क्या, तो कहोगे सर 74 में 4 11 1 12 यानी कि 3 है, 74 में 3 है, तो क्या ये दोनों में 3 3 है, कहोगे 4 4 814, 1420, इसमें 3 नहीं है, यानी कि 3 से नहीं कटता है, यानी 3 नहीं है तो इसमें से 3 को बाहर निकालो, 5 तिया 15, 8 तिया 24, 3 तो इसका एचसीएफ हो ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि 3 होगा तो कटना चाहिए था 3 से कट नहीं रहा है ना, क्योंकि इसमें 3 था, है ना, 3 इसमें नहीं था, नहीं था का मतलब 3 से नहीं कट रहा था, तो 3 को मैंने इसमें से निकाल दिया। अब क्या बच गया आपका 58 बच गया, 58 बच गया। अब 58 से दोनों कटता है कि नहीं कटता ये देखना होगा, लेकिन उससे पहले हमें ऑप्शन को देखना होगा, क्या 58 से भी छोटी संख्या इसको में है, कहेंगे नहीं है सर, 58 से छोटी संख्या नहीं है, यानी हो ना हो दोस्त इसका मासा क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। क्यों हम चेक करें 58 से दोनों कट रहा है कि नहीं कट रहा है, क्यों चेक करें भाई, क्योंकि 58 से छोटा संख्या तो हो ही नहीं, है ना। चेक करने का मतलब है कि इसको में 2 है, इसको में 2 है, तो 2 गुना 29 लिखोगे, तो ये 2 से कटता है, 2 से कट रहा है, अब 29 से कटता है कि नहीं ये हमको चेक करना होगा, है ना। तो 58 से छोटा यहाँ पे 29 रहता है ना, तब चेक इसको करते कि ये 58 से कटता है कि नहीं करता, ऐसे हमको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा महत्तम समवर्तक कितना निकल गया, 58, यानी कि यही हमसे पूछ रहा था, उत्तर कौन हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इतना काम आपको यहाँ पे करना पड़ता, क्वेश्चन था बनाने वाला। आगे देखो तो अगला क्वेश्चन ये वाला क्या कहता है, तो कहते हैं यदि द्विघात समीकरण इसका एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, यहाँ पे ध्यान देना, एक मूल जो कह रहा है दूसरे मूल का व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, यानी कि दो व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा एक होता है, याद रखना। चलो हम यहाँ पे समझा देते हैं, अगर इसका एक मूल है ना x हो तो दूसरा मूल इसका व्युत्क्रम यानी कि 1/x के बारे में कह रहा है। अब देखो तो दूसरा मूल यानी कि बिट्टा ले लो, यहाँ पे दूसरा मूल यानी कि बिट्टा ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। दूसरा मूल यानी कि बिट्टा क्या है, इसका व्युत्क्रम यानी कि 1/x है। अगर यहाँ पे अल्फा इंटू बिट्टा निकालोगे, कहोगे x गुना 1/x, कहोगे क्या गुना करोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा,
ठीक है ना। तो यही मैंने कहा कि दो व्युत्क्रमों का गुणनफल हमेशा क्या होता है, एक होता है। अब यहां से ध्यान देना, यहां से अगर देखोगे तो यहाँ पे मूलों का गुणनफल निकालोगे, मूलों का गुणनफल बराबर क्या यहाँ पे निकाल लिया भैया, कहोगे 1 निकालेगा। यहां से मूलों का गुणनफल निकालोगे तो कहोगे c बटा a होता है। c का मान कितना है, कहोगे k माइनस 4 है, अब बटा a का मान कितना है, कहोगे 4 है। इतना का मान क्या हो गया, 1 हो गया। 3 से गुना करोगे कहोगे k माइनस 4 बराबर 4, यानी कि k बराबर 8। आपका उत्तर होगा क्या, कहेंगे जी, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस ढंग से इसको निकालना था दोस्त। आगे देखो तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है। भैया ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 15 दिन में निपटा दे रहा है। आगे बोलता है कि सी उसी कार्य को 9 दिन में निपटा देता है। तो बता दो कि अगर वो एक साथ मिलकर कार्य करे तो पूरा काम को कितना दिनों में कर देगा। तो ये निकालने के लिए तो पहले हमको कुल काम निकालना होगा ना। कुल काम क्या होगा, 12 15 9 का एलसीएम जो होगा कितना, 180। अब यहाँ पे एक दिन का काम यानी फैंसी निकालोगे, 12 से भागा देगा कुल काम में तो आ जाएगा 15, इससे भागा दोगे आ जाएगा 12, इससे भागा दोगे आ जाएगा 20। आपका प्रश्न कहता है कि तीनों मिलकर पूरे काम को कितना दिनों में करेगा। अगर तीनों मिलकर काम करना शुरू किया ना तो एक दिन में कितना कर देगा, 15 12 27 अभी 47 काम कर देगा दोस्त। और काम करना है टोटल 180 को, तो सोचो 180 काम करने में कितना दिन लपटा देगा, कहोगे 180 भागा 47 दिन में सर कर देगा। अब इसको यहाँ पे पूर्णांक में चेंज करके दिया है तो देखो तो है ना, 4 बार में 3 बार में जाता है तो कहोगे 7 21 के 1, 3 बार में लगा रहे हैं ना, 3 बार में लगाते हैं यहाँ पे तो कहोगे 7 21 के 1 बाकी 2, 4 12 2 14, कितना हो जाएगा 141। 180 में से 147 निकालोगे तो क्या बच जाएगा भैया, तो कहोगे 39 बच जाएगा। 39 बटा 47, 3 पूर्णांक 39 बटा 47 कोई में है, कहोगे जी सर ऑप्शन बी में है। तो बी आपका नहीं बी नहीं है ना, बी नहीं, आपका कौन होगा, डी हो जाएगा। डी में है 3 पूर्णांक 39 47, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बस ये करना था और कुछ नहीं करना था। अब देखो तो 9 नंबर का क्वेश्चन, चलिए सबको पता होगा कि पहले काकर पीछे भाग तब गुणातब, पहले काकर पीछे भाग तब गुणातब जोड़ घटाव की क्रिया करते हैं। ऐसे पहले कोष्ठ की क्रिया करते हैं, कोष्ठ में पहले रेखा कोष्ठ, फिर छोटकी कोष्ठ, फिर मंझोले कोष्ठ, और फिर क्या करते हैं दोस्त, बड़े कोष्ठ की क्रिया। यही क्रम में क्रिया होता है ना। अब यहाँ पर देखो तो पहले छोटकी कोष्ठ की क्रिया करो, यानी किसको करो, इसको करोगे तो कहोगे 3 दूनी 6 1 7 बटा 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहां से इधर बढ़ोगे दोस्त, कहोगे 2 गुना है ना, ये उलट जाएगा, 3 बटा 7 हो जाएगा, यानी 6 बटा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे आओगे दोस्त, कहोगे सर यहाँ पे करना होगा 2 प्लस है ना 6 बटा 7, यानी कि हो जाएगा ये कितना 14 अशो 20 बटा 7 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां बढ़ोगे दोस्त, यहां जो ही बढ़ोगे तो भागा है तो कहोगे 2 गुना कर देना होगा कितना, तो 7 बटा का 20 हो जाएगा, है ना, एक कट जाएगा 10 बार में, है ना, यानी 7 बटा 10 हो गया। अब यहां से आ जाओगे तो कहोगे 2 प्लस हो जाएगा 7 बटा 10, यही होगा क्या, ये दोनों को जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, 40 और 7 47 बटा 10 आपका प्रश्न का उत्तर होगा। 47 बटा 10 कोई ऑप्शन में है, कहोगे जी सर सी में है। अपने ढंग से बनाना तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना, हम तो अपने तरीका से मैंने इसको बना लिया है। अब यहां देखो तो कहता है 2400 रुपया को ए और बी में 7:5 में बांटना है, तो बताओ बी का हिस्सा क्या है। आप सबको पता है कि जो वैल्यू होता है ना उसको ऊपर लिखते हैं, चलो वैल्यू को मैंने ऊपर लिख दिया है ना। अब वैल्यू का ही अनुपातिक मान नीचे में लिखते हैं। वैल्यू है टोटल मान, टोटल मान कितना होगा 7 और 5 12 होगा, 12 को कहां लिखोगे नीचे, जो पूछा जाता है उससे गुना करते हैं। क्या पूछता है, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है दोस्त, कहोगे 5 है तो 5 से क्या कर दोगे गुना, अब काट दो 12 दूनी 24 5 दूनी 10 पर 2 0, ये आपका उत्तर हो जाएगा, यानी बी का भी हिस्सा हो जाएगा 1000, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखो तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, कहता है एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि, देखो ये बेलन है ना, ये बेलन है तो बेलन में यही आधार हुआ, आधार का परिधि होता है 2 पाई आर, कहोगे जी। तो यहाँ पे कहता है कि आधार का परिधि इतना दे रखा है, तो यानी कि ये कह रहा है कि 2 पाई आर का मान यहाँ पे दे रखा है 136.4 दे रखा है, ये कह रहा है ना। इसकी ऊंचाई अगर 50 हो तो इसका आयतन निकालो, तो पहले तो हमको इससे आर निकालना पड़ेगा दोस्त। कहोगे 2 गुना पाई का मान होगा 22 बटा 7 गुना हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा 136.4, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो तो आर का मान निकालोगे, आर का मान निकालोगे तो हो जाएगा
तो 136.4 गुना 7, अब बटा में हो जाएगा 2 गुना का 22, 2 गुना का 22, यही होगा। क्या कहोगे जी? अब इसको कैलकुलेशन करो, है ना, गुना 10 कर देते हैं, दशमलव आपका क्या हो जाएगा, है ना, रफू चक्कर हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, कटता है तो कहोगे जी सर ये पहले तो, है ना, ये 2 से कट रहा है, ये 2 से इसको निपटा ही लो, 6 दूनी 12, 8 दूसरा 2 दूनी 4, है ना, फिर देखो 11 दूनी 22, है ना, 2 से भी कट रहा है, कहोगे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, इतना बार में कट गया। अब तो लगता है नहीं कटेगा दोस्त, ठीक है, अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 11 से भी कट जाएगा, ये नहीं 11 से भी कट जाएगा, 11 से काटोगे तो 11 33 31 बार में कट जाएगा, है ना, यानी आपका उत्तर आ गया, है ना। गुना कहला करोगे 31 गुना 7 बटा कितना आ गया दोस्त, 10 आ गया, ठीक है ना। आर, क्योंकि गुना एक बार करना ज्यादा मजा ऐसे आता है एक बार करने में, ठीक है ना, बार बार गुना करने में मजा नहीं आएगा। हमको पूछता है बेलन का आयतन बता दो, आयतन क्या होता है, कहोगे सर आयतन आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है। आधार एक वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और गुना ऊंचाई यानी कि एच, ये होता है इसका आयतन। अब यहाँ पे पाई का मान रखोगे तो हो जाएगा 22/7, आर का मान मैंने निकाला है 31 गुना 7/10, यानी कि 31 गुना 7/10 और गुना फिर करोगे 31 गुना 7/10, ठीक है ना, और गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना हो जाएगा, कह दोगे 50। अब इसको हल करोगे दोस्त, वही आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना, वही आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। यहां तक कहीं को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलो यहां पर देखो तो 7 से 7 आपका एगो तो कटते नजर आ रहा है, ये वाला, ये 7 तो कट गया, है ना, ए सुना से ए सुना कट गया। यहां चलो तो 5 दूनी 10 कट गया, 2 से काटोगे तो 11 बार में कट गया, है ना, 11 बार में कट गया। अब तुम्हें आसपास आ सकता है कि आपका उत्तर 11 का मल्टीपल होगा। क्या 11 का मल्टीपल से उत्तर निकल जाता है? लेकिन उससे पहले ध्यान से समझो, सबका इकाई अंक यहाँ पे अलग अलग है ना, तो अलग अलग दोस्त अगर इकाई अंक है तब तो हमको सबसे बढ़िया है कि इसको इकाई अंक निकाल के उत्तर निकाल लो। कहोगे 1 गुना 1 1, 1 गुना 1 1, 1 गुना 7 7, यानी कि जो भी इसको गुना करने के बाद मान आएगा उसके अंत में दोस्त अंतिम अंक क्या होगा, 7 होगा, और 7 ऑप्शन केवल डी में है, तो डी मेरा सही उत्तर हो जाएगा। ये ढंग से निकालोगे। 11 के मल्टीपल हो सकता है 1 से ज्यादा आ जाए, लेकिन यहाँ तो इकाई अंक तो सबका अलग अलग था, तो इससे निकालना हमको ज्यादा आसान लगा, तो उससे मैंने निकाल लिया। अब अगर 12 की बात करें तो कहता है कि एक वस्तु का सूची मूल्य 1200 रुपया है ना। जैसी क्वेश्चन आया ना तो अपना काम शुरू कर दो, आगे का सेंटेंस अपने आप क्लियर हो जाएगा। डिस्काउंट क्वेश्चन में जब भी शुरू करोगे ना तो आगे का जो रास्ता है वो साफ दिखाई दे देगा जब पेन चलाओगे तो। कहता है सूची मूल्य पर 15% का डिस्काउंट दी जाती है, शुद्ध विक्रय मूल्य को इतना रुपया पर लाने के लिए ग्राहक को पहले से छूट दिए गए मूल्य पर कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देना होगा। यानी कह रहा है कि ये 1200 रुपया पर दोस्त, है ना, 15% का ये बट्टा दिया। अगर ये 15% का बट्टा दिया होगा तो यहां पर इसका मूल्य कितना हो गया होगा, पहले ये पता करो। तो कहोगे सर 1200 का 15% का मतलब 85% में बेचा, यानी कि 85/100 हो जाएगा। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, इसको गुना करोगे तो कहोगे 12 25 60 के शून्य बाकी 6, 12 8 96 और 6 102, यानी इतना रुपया हो जाएगा। इतना रुपया दोस्त यहाँ पे मूल हो गया होगा। अब ये कहता है कि यहाँ पर और हम कितना का डिस्काउंट दे दें कि यह मूल कितना हो जाए भैया घटकर, तो कहोगे 887.40 रुपया हो जाए, इतना रुपया हो जाए बस। यानी कि पहला बट्टा यहाँ पे 15% दिया तो 1200 से मूल घटकर तो 10,020 रुपया हो गया। अब कहता है कि इस पर कितना अतिरिक्त बट्टा और दे दें कि यह मूल घटकर इतना हो जाए। तो देखो ना कितना कम करना होगा, निकाल सकते हो दोस्त, आप बिल्कुल निकाल सकते हो, है ना। ये डिस्का दोस्त कहोगे सर ई वाला में से घटा लो ना, अपने आप निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 0.0 कर देते हैं, 0 में से 4 घटेगा नहीं, यानी कि 1 दहाई 10, 10 में से 4 गया, एक क्या आ जाएगा, कहोगे 6 आ जाएगा। क्लियर है ना। ये बच गया 9, 9 में से 7 गया, ये बच जाएगा 2, ठीक है ना। ये बच गया कितना, 1 1, यानी कि 11, है ना। 11 में से 8 गया, कितना आ जाएगा भैया, 3 आ जाएगा। ये बच जाएगा 9, 9 में से 8 गया, कितना आ जाएगा, 1 बच जाएगा। कितना में डिस्काउंट दिया, कहोगे 102 पर 0 में, इतना में डिस्काउंट दिया नहीं, अतः 100 में कितना हुआ तो गुना 100%, बस यही हमारा डिस्काउंट हो गया। अब ऐसा करो इस शून्य से इस शून्य काट दो, दशमलव हटाने के लिए शून्य को हटा दो, यानी 102 से इसको अब काटना है। कैसे काटोगे देखो तो यहाँ पे कहोगे 51 दूनी, तो सर ये कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, ये कट रहा है ना। अब देखो तो कटेगा ये, है ना, यहाँ पे कटेगा तो कहोगे सर 3 से पहले काटो ना, उसके बाद देखेंगे 77 51, और कहोगे 22 3 और 1 बार इतना आ गया,
है ना। अब यहाँ पे सीधा सीधी 221 में 17 से भागा हम दे देते हैं, अपने आप निकल जाएगा ना। एक बार 17, ये आ जाएगा 5, 17 51, कितना आ जाएगा? तो कहोगे सर 13 बार में कट जाएगा, यानी 13% आ जाएगा, 13% आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भैया ये 13 बार में क्या हो रहा है? ये कट रहा है यहाँ पे, है ना। बहुत छोटा छोटा काटे हैं, लंबा कट गया, आप चाहो तो शॉर्ट में काट सकते हो। तो ये ढंग से इसको बना लोगे, बहुत मजे में आपका बन जाएगा। अब देखो तो 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 को, है ना, इसको कहता है भिन्न में बदलो। अरे भैया भिन्न में बदलो, तो ये दिया क्या है? कहता है 0.3, यहाँ पे क्या है? 5 9 5 9 5 9 5 9 रिपीट हो रहा है, यानी कि 5 9 पर क्या कर रहा है? वो रेकरिंग की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा? जब भी हम रेकरिंग के सवाल को भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं? ऊपर में टोटल संख्या लिख देते हैं, यानी 359 है तो ऊपर में 359 लिख देते हैं। इसमें से बिना रेकरिंग वाला को घटा लेते हैं। बिना रेकरिंग वाला कौन है? कहोगे 3 है, तो 3 को घटा लेते हैं। और नीचे का क्रिया क्या करते हैं? तो जितना अंक पर रेकरिंग होता है उतने हम यहाँ पे 9 डाल देते हैं, और जितना अंक पर रेकरिंग नहीं होता उसके बदले यहाँ पे 0 डाल देते हैं। बस मेरा भिन्न में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे करोगे तो कहोगे 356, है ना, 3 घटाओगे तब बटा 990 आपका उत्तर होगा, है ना। लेकिन काट कूट के लगता है उत्तर दिया है वहां पे, तो इसको काट दो तुम भी 2 बार में। कहोगे 17 दूनी 34, 8 दूनी 16, ऊपर में 178 आएगा, जो ऑप्शन ए में है, ये आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पे भी चाहो तो काट सकता है, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, यानी आएगा 178 बटा 495। देखो तो है ऑप्शन में? कहोगे जी सर ए में तो है ना। तो इस ढंग से इसको निपटा लेते हैं आप। अब देखो तो 14 नंबर का क्वेश्चन हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन तो है आसान, लेकिन दिमाग थका देने वाला क्वेश्चन है। कहता है एक स्कूल में कक्षा 9 के 4 सेक्शन ए बी सी डी है। इन चारों सेक्शन के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा अर्धवार्षिक, यानी कि वार्षिक भी हुआ है और अर्धवार्षिक भी हुआ है। परिणाम निम्नांकित तालिका में दिखाया गया। ये परिणाम किसी विद्यार्थी को केवल तभी उत्तीर्ण घोषित किया जाना है जब वह दोनों परीक्षाओं में, है ना, चाहे अर्धवार्षिक हो या वार्षिक में से कम एक में उत्तीर्ण हो, है ना। यानी कि यहाँ पे जो विद्यार्थी एग्जाम दिया वो वार्षिक में भी दिया और अर्धवार्षिक में भी दिया। उत्तीर्ण किसको मानेगा? चाहे तो वो वार्षिक में पास हो जाए, चाहे तो अर्धवार्षिक में पास हो जाए, या दोनों में पास हो जाए। इसको कहने का मतलब ये है। तो आपसे पूछता है कि सेक्शन में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी का प्रतिशत सर्वाधिक है किसमें है? सेक्शन ए में है, सेक्शन बी में है, सेक्शन सी में, सेक्शन डी में है। तो चलो थोड़ा सा हम इसको ऊपर करके यहाँ पे आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं, है ना। यहाँ पे बहुत मजे में समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, अगर सेक्शन ए की बात आप करते हो दोस्त, अगर सेक्शन ए की बात करते हो तो ए में दोनों परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण कितना हो गया? कहोगे 27 को हो गया। अर्धवार्षिक में अनुत्तीर्ण, लेकिन वार्षिक में उत्तीर्ण, ये क्या हो गया? वार्षिक में उत्तीर्ण हो गया। एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, यानी कि पास हो गया। ये वाला अर्धवार्षिक में उत्तीर्ण, लेकिन वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण, यानी केवल ये जो है अर्धवार्षिक में पास किया, और ये दोनों में उत्तीर्ण हुआ। यानी अगर प्रश्न कहा था कि उत्तीर्ण किसको मानेगा, तो जो भैया यहाँ पे ध्यान से समझना, है ना, ये जो है वार्षिक में उत्तीर्ण हुआ है, तो जो भैया वार्षिक में उत्तीर्ण होगा उसको भी उत्तीर्ण मानेंगे, और जो अर्धवार्षिक में उत्तीर्ण होगा उसको भी उत्तीर्ण मानेंगे, और जो दोनों में उत्तीर्ण है वो तो उत्तीर्ण है ही। यानी पूरा के पूरा उत्तीर्ण इतना बंदा हुआ ना सेक्शन ए में। अब फेल कितना हुआ? कहेंगे 27। बात आ गया समझ में? यही बात सेक्शन बी में भी होगा, सेक्शन सी में भी और सेक्शन डी में भी होगा। तो चलो खैर यहाँ पे हम आते हैं। अब बताओ कि टोटल बंदा उत्तीर्ण कितना हुआ सेक्शन ए में? कहोगे सर यहां से यहां तक टोटल उत्तीर्ण है, और ये वाला क्या है? फेल है। ए वाला बंदा क्या है भैया? तो फेल है। बाकी सब क्या है? पास है। तो कितना पास किया? कहोगे 713, 13 और 2 15 के 5, बाकी 1 1 2 6 8, यानी 85 को पास किया। अब फेल कितना हुआ इसको में? 27 को फेल हुआ। उसी ढंग से अगर दोस्त यहाँ पे आओ, है ना, सेक्शन बी में, तो कितना पास किया? कहोगे 8 5 13 और 7 20 के 0, बाकी 2 और 1 3 और 5 80 को पास किया। अब 25 को क्या किया? फेल किया। और दोस्त अगर आगे और बढ़ते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना पास किया सेक्शन सी में? कहोगे 8 9 17 के 7, बाकी 1 1 1 2 और 6 8, यानी 87 को पास किया और 23 को फेल किया। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कितना पास किया? तो कहेंगे सर, है ना, 9 और 7 16, 9 9 18 7 25 के 5, बाकी 2 7 1 8, 85 को यहाँ पे पास किया और 26 को फेल किया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया बात। हमसे पूछता है कि, है ना, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी का, है ना, सर्वाधिक मान किसमें रहा?
सबसे ज्यादा उत्तीर्ण सेक्शन ए में हुआ कि सेक्शन बी में कि सेक्शन सी में कि सेक्शन डी में, है ना, उसका प्रतिशत में पूछता है कि सबसे ज्यादा प्रतिशत उत्तीर्ण का किस में रहा। तो चलो अगर हम सेक्शन ए की बात करते हैं तो ए में कितना उत्तीर्ण हुआ, कहोगे सर उत्तीर्ण तो हुआ टोटल 85 को, है ना, टोटल उत्तीर्ण हुआ 85 को, कितना में कहोगे 85 को उत्तीर्ण हुआ, 27 को फेल हुआ, तो 7 5 12 के 2 बाकी 1 9 2 11 यानी कि 112 में 85 को उत्तीर्ण हुआ, है ना। अगर दोस्त हम सेक्शन बी की बात करते हैं यहाँ पे, तो सेक्शन बी में टोटल उत्तीर्ण हुआ है 80 को, टोटल उत्तीर्ण हुआ है 80 को, कितना में 25 को फेल कर गया, यानी कि टोटल बदना कितना हो गया, उत्तीर्ण प्लस अनुत्तीर्ण कर दो, तो 105 में, कितना में भैया, तो 105 में। उसी ढंग से सी की अगर बात करें तो सी में कितना उत्तीर्ण हुआ, कहोगे सर 87 को उत्तीर्ण हुआ सी में, है ना, कितना में कहोगे इसमें जोड़ दो, 7 3 10 के शून्य बाकी 1 और 10 11 110 में। उसी ढंग से डी में कितना उत्तीर्ण हुआ दोस्त, कहोगे डी में टोटल 85 को उत्तीर्ण हुआ है, वो भी कितना में, तो कहोगे 6 5 11 के 1 बाकी 1 9 2 11 111 में। क्लियर है। अब इसको प्रतिशत में चेंज करोगे तो गुना 100 कर दोगे, है ना। प्रतिशत मान तो उसी का ज्यादा आएगा ना जिसका कहीं ना कहीं भिन्न का मान बड़ा होगा, तो भिन्नों को तुलना कर लो ना कि कौन वाला भिन्न बड़ा है, अपने आप उसका प्रतिशत मान ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो चलो इसमें हमको मेन जो डाटा यहाँ पे मेन जो क्वेश्चन हो गया कि ये चारों में से कौन भिन्न बड़ा है, जो भिन्न बड़ा होगा उसी का प्रतिशत मान ज्यादा होगा। अब यहाँ पे देखो तो ऊपर में हर समान है 85 85 और नीचे में है कितना, तो 112 है और यहाँ पे 111 है। अब ये दोनों भिन्न में तो कंपेयर करके बता सकते हो कि बड़ा कौन होगा, कहोगे जिसका हर सबसे छोटा होगा वो बड़ा होगा और जिसका हर बड़ा होगा वो क्या होगा, है ना, बिल्कुल छोटा मान हो जाएगा, है ना। यानी कि ये वाला तो सबसे इससे छोटा मान होगा, हमको तो तीनों में बड़ा चाहिए ना, ये तो छोटा हो गया, इसको हटा दो क्योंकि हर इसका बड़ा है, लेकिन ये तीनों का, है ना, अंश अलग अलग है। तो इसका एक ही तरीका है कि सीधे आप भागा दे दो इसको में, है ना, भागा दोगे तब भी आपका उत्तर बहुत मजे में निकल जाएगा, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन करने से कोई फायदा मिलने वाला है नहीं। ऐसे चाहो तो इसको काट सकता है तुम, है ना, यहाँ पे कैसे काटोगे, 16 25 80 और 1 की 25 75 से ऐसे तुम काट सकते हो इसको, इस प्रकार से तुम काट इसको सकते हो। तब भी तो फिर भी आइडिया लगाना के लिए हमको भागा तो देना ही पड़ेगा ना। तो चलो भैया यहाँ पे भागा देते हैं। अगर 16 में 21 से भागा देते हो, 16 में 21 से, तो दशमलव शून्य कहीं ना कहीं 8 बार नहीं, है ना, 7 बार जाएगा, यानी इसका मान आ जाएगा 0.7, है ना, 7 करीब और आएगा, है ना। अगर 87 में 110 से भागा देते हो, है ना, चलो यही कलर से दे देते हैं। अगर 87 में 110 से आप भागा देते हो, 110 से भागा देते हो, तो 0.8 बार जाएगा क्या, कहोगे नहीं 8 बार नहीं, ये भी आपका कहीं कहीं 7 बार जाएगा। देखो ना यहाँ पे 0 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, 7 बार न जाएगा, तो कहोगे सर ये भी मान हमारा 0.7 ही आना है। और अगर 85 में 111 से भागा दोगे दोस्त, यहाँ पे 0.0, है ना, ये भी आपका कहीं ना कहीं 7 बार जाएगा, 8 बार नहीं जाएगा, है ना, ये वाला जाएगा, यानी ए वाला भी मान आपका कितना आ रहा है, तो 0.7 ही आ रहा है, यानी ये तीनों में 0.7 आ गया, यानी कि दशमलव के बाद एक अंक और हमें निकालना होगा, ठीक है ना, बड़ा पता करने के लिए। तो चलो यहां से शुरू हो जाते हैं। तो ये हो गया 7 7 दूनी 14, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 4 गया 1 आ गया। अब ये 0 उतारोगे, अब के बार लगेगा, तो कहोगे सर 6 बार, है ना, 7 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 6 बार लग जाएगा क्या, 6 कम 6 6 दूनी 12, हाँ सर 6 बार लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.76 हो जाएगा, ठीक है भैया। और ए वाला कितना होगा भैया, ए वाला कितना होगा, तो इसमें भागा दे रहे हैं 110 से, तो ये हो जाएगा 0 0, ये आ जाएगा 1, है ना, यहाँ पे एगो 0 उतरेगा, 11 लग जाएगा क्या, कहोगे जी सर 9 बार में लग जाएगा, 0 11 लग रहा है नहीं, यानी कि ये आ गया आपका कितना 9 7.79 आ गया। यानी एक बात तो क्लियर है कि ये वाला उत्तर आपका नहीं होगा। यहाँ पे आते हैं 10 में से 7 गया 3, है ना, 14 में से 7 गया 7, यही आएगा क्या, कहोगे जी, है ना। अब यहाँ पे वो 0 उदलेगा, तो ये 7 बार भी नहीं जाएगा, क्या बार जाएगा भैया, तो ये 6 बार जाएगा, यानी ए वाला मान आ जाएगा 7.6, है ना, ए वाला मान ए आ गया और ए वाला मान ए आ गया। अब बताओ कि तीनों में बड़ा कौन है, तीनों में बड़ा कौन है, कहोगे सर ये दोनों तो बिल्कुल छोटा हो गया, बड़ा आपका सी वाला सेक्शन वाला मान आया, यानी किसका प्रतिशत उत्तीर्ण होने का प्रतिशत मान ज्यादा होगा, कहोगे सी का, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमें लगता है ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुआ तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 4000 निकालने के लिए बैंक गया, एक बंदा जो है, मैंने गोपाल जो है 4000 रुपया निकालने के लिए बैंक में गया, उसने कैशियर से केवल
50 रुपया और 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा कि हमको दो ही तरह का नोट दो, 50 रुपया का और 100 रुपया का नोट दो। उसने कुल उसको 50 को नोट दिया, 100 रुपया और 50 रुपया मिलाकर। ठीक है, तो आपको बताना है कि 50 को नोट में से 50 रुपया का नोट कितना उसको मिला, है ना। तो क्या करोगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ऐसे सोचो कि अगर वो 50 रुपया का ही नोट लेता टोटल के टोटल, या इस प्रकार से सोचो कि ये 50 नोट लिया, टोटल कितना लिया नोट, यहाँ पे 50 नोट लिया ना, कुल 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 कितना नोट लिया, 50 नोट लिया, है ना। तो सोचो कि अगर ये 400 के 400 हजार में कुल के कुल 50 रुपया का नोट रहा होता, क्या रुपया का नोट रहा होता, 50 रुपया का नोट रहा होता, तो कुल नोट कितना होता दोस्त यहाँ पे, है ना। या 50 के 50 नोट 50 रुपया वाला नोट होता तो कुल वैल्यूएशन कितना होता। तो कहोगे सर 50 को नोट रहता 50 रुपया का, तो 2500 रुपया उसका वैल्यूएशन हो जाता, टोटल 2500 रुपया उसका वैल्यूएशन हो जाता। और अगर टोटल के टोटल 100 रुपये का नोट रहता, 100 रुपये का नोट रहता, टोटल के टोटल 100 रुपये वाला अगर नोट रहता, है ना, 50 के 50, तब क्या रुपया होता। कहोगे सर 50 गुना 100 यानी कि 5000 रुपया उसका मूल हो जाता, 5000 रुपया उसका मूल हो जाता। लेकिन हकीकत में ये 50 और 100 मिलाकर जो नोट मिला उसका मूल क्या रहा, कहोगे सर 4000 रुपया रहा। तो ये दोनों के बीच का मान कितना हो गया, 4000 रुपया हो गया। अब अगर इस पे रूल रेगुलेशन का प्रयोग करोगे तो 50 रुपया और 100 रुपया के नोटों का कहीं ना कहीं अनुपात निकल जाएगा, है ना। तो यहां से भागा दोगे दोस्त, आ जाएगा 1000 आएगा ना, और इसमें से सॉरी इनमें से घटाओगे तो 1000, इनमें से घटाओगे तो आ जाएगा 1500, कितना आ जाएगा 1500, है ना। तो यहाँ पे ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, है ना। यहाँ पे 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2:3 में उसको 50 और 100 का नोट रहा होगा, यानी 50 रुपया का 2 नोट रहा होगा तो 100 रुपया का 3 नोट रहा होगा। चलो यहाँ पे कुल नोट कितना उसको है, तो कहोगे सर कुल नोट तो इसको 50 को मिला है, कितना मिला है, 50 को मिला है। और अनुपात के रूप में कुल नोट कितना हुआ, 2 और 3 5 को। हमको निकालना है 50 रुपया के नोटों की संख्या क्या है, यही ना निकालना है भैया, यही ना निकालना है। तो 50 रुपया के नोटों की संख्या क्या है, तो कहोगे 2 का मान निकालना है, तो 2 से यहाँ पे गुना कर दोगे। कहोगे सर 10 50, 10 दूनी 20, यानी कि कितना रहा होगा, कहोगे है ना 20 नोट रहा होगा। 50 रुपया का क्या नोट रहा होगा, कह देंगे 20 गो नोट रहा होगा। हमें लगता है ये बात आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे रूल एलिगेशन से मैंने बनाया, है ना। और ये चीज आप जानते भी होंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। कहता है ए की आय और बी की आय के दुगने का योग 42 वर्ष है। देखो ए की आय और बी की आय के दोगुने का योग 42 वर्ष है। जब ए की आयु है, जब ए की आयु को दोगुने को बी की आयु के 3 गुने में जोड़ा जाता है तो योग 69 वर्ष हो जाता है। चलो ए का आयु को हम ए मान लेते हैं, अब बी का आयु को हम बी मान लेते हैं। ये कहता है ए की आयु, लो भैया ए की आयु हो गया ए, बी की आयु का दुगना यानी कि हो गया 2b, हुआ ना, का योग कितना है 42, है ना। ये दोनों को जोड़ेंगे तो प्रश्न कर रहा है कितना आ जाता है 42। ये मेरा हो जाएगा समीकरण 1। क्या गलत कर रहे हैं, नहीं। अब जब ए की आयु के दुगने, यहां पे कहता है कि जब ए की आयु का 2 गुना यानी कि क्या होगा दोस्त 2a, है ना, बी की आयु का 3 गुना में जोड़ा जाता है, बी के आयु के 3 गुना में इसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो मान हो जाता है 69, उसका योग कितना हो जाता है 69। ये मेरा हो गया समीकरण 2। तो बताओ ए और बी के आयु का योग याद करें, ए और बी के आयु का योग क्या होगा, ये हमें निकालना है। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले तो यहाँ पे है ना ए के गुणांक को बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं, है ना। 2 से गुना करने का मतलब समझते हो ना, 2 से गुना करने का मतलब ये होता है कि इसमें भी 2 से गुना किया, इसमें भी 2 से गुना किया, इसमें भी 2 से गुना किया। ये बात ध्यान दो। और इसको घटाओगे तो ये 2a से 2a आपका कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, बी में से 3 भी जाएगा तो ये बच जाएगा b। अब बराबर यहाँ पे हो जाएगा 82 दूनी 84 होगा ना, 2 से गुना करोगे तो कहोगे जी, इसमें से घटाओगे तो 14 में से 9 गया 5, 7 में से हो गया 1, यानी b का मान तो 15 आ गया। अब हमें निकालना होगा ए का मान। ए का मान कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पे a प्लस 2b बराबर है 42, a प्लस 2b बराबर है 42, b का मान 15 निकाला है, तो 15 यहाँ पुट करोगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 उधर जाएगा तो 42 माइनस 30 यानी कि 12। ए का मान कितना हो जाएगा दोस्त, कहोगे 12। अब ए और बी का मान निकल गया, आपसे पूछता है कि ए और बी के उम्रों का योग भैया बता दो, यानी ये दोनों को जोड़ दो, तो आपको कितना आ जाएगा दोस्त, कहोगे 27 आ जाएगा, जो ऑप्शन कहीं ना कहीं सी में आपको दिखाई दे रहा है। तो चलो ये भी क्लियर हो गया आपको, नहीं। अब 16 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, इसको हल करना भी तो आसान ही है जी, है ना। क्यों ना इसमें से ई वाला और ई वाला को एलसीएम लेके जोड़ दो।
अगर एलसीएम लो के जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 40 को हम ठिट्टा लिख देते हैं समझने के लिए, क्योंकि सब में 40 40 40 सही तो ठिट्टा लिख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना। इनटू क्या हो जाएगा, कहोगे कॉस ठिट्टा हो जाएगा दोस्त। अब इससे अगर भागा दोगे क्या बचेगा, कॉस ठिट्टा, कॉस गुना करोगे कॉस स्क्वायर ठिट्टा, कॉस स्क्वायर ठिट्टा को लिख सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ठिट्टा को कहोगे 1 माइनस साइन ठिट्टा इंटू 1 प्लस साइन ठिट्टा। देखो हम के लाइन को यहाँ पे गौन कर दिया है, मैंने यहाँ पे के लाइन गौन कर दिया, देखो यहाँ पे इससे भागा दिया, क्या बच गया कॉस थीटा, कॉस थीटा से इसमें गुना करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ोगे तो 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे टूट जाएगा। अब यहाँ पे अगर कॉस थीटा से भागा दोगे दोस्त तो क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन में गुना करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं। अब यहां से क्या करोगे, यहां पे क्या करोगे कि देखो 1 प्लस साइन से दोनों में है तो कट जाएगा, 1 प्लस साइन से ई वाला आई वाला क्या होगा कट जाएगा, क्योंकि कॉमन मैंने निकाला, 1 प्लस साइन मैंने कॉमन निकाला है ना, कॉमन निकाला। अब अगर ये कोष्ट को हटाओगे, अगर ये कोष्ट को हटाओगे तो माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा भी आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। आपका क्या बचेगा ऊपर में, कहोगे सर एक है ना, ये दोनों में तो एक आ गया, एक प्लस एक बच जाएगा यानी 2 बच जाएगा, यानी 2 बटा कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा है ना, 1 बटा कॉस को क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, यानी कि 2 सेक थीटा आपका उत्तर होगा, 2 सेक थीटा यानी कि 2 सेक 40 डिग्री आपका उत्तर होगा। तो देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखोगे ना तो 1 2 है ना कई स्टेप में चला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मन में कैलकुलेशन करोगे तो बहुत मजे में आपका उत्तर निकल कर सामने आ जाएगा। अब कहता है 15 सेंटीमीटर और 32 ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ ये है ना, बेलन का पहले भी क्वेश्चन आया था ना है ना, इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, कहोगे सर 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है इसका वक्र पृष्ठ है ना, यानी ये चारों ओर का एरिया। अब 2 हो गया, पाई का मान हो गया पाई के रूप में है ना, पाई के रूप में ही ऑप्शन आपको दिया हुआ है तो पाई रहने दो। आर आपका दे रखा है कितना 15 और एच आपका दे रखा है कितना 32 है ना, बस ये आपका उत्तर हो जाएगा। बस इसको गुना करो आपका उत्तर आ जाएगा 15 दूनी 30 अब 32 तिया 96 है ना, 960 पाई आ जाएगा दोस्त, 960 पाई यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखो तो कहता कि एक वस्तु 28% के लाभ पर एक वस्तु को बेचा, यदि क्रय मूल्य 50 रुपया बढ़ा दिया जाए और विक्रय मूल्य 18 रुपया कम कर दिया जाए तो उसका लाभ हो जाता है 11.6%। कुछ नहीं करो यहाँ पे है ना, डिजिट से बड़ा है, क्वेश्चन का प्रोसेस बहुत आसान है। देखो यहाँ पे क्रय मूल्य हो गया, एक क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया, यहाँ पे 28% लाभ का मतलब हुआ कि 100 रुपया का सामान को 28 रुपया बढ़ाकर यानी 128 रुपया में वो बेच रहा है। और फिर कहता है क्रय मूल्य में 50 रुपया का वृद्धि किया, यानी ये हो गया इसमें 50 रुपया का वृद्धि, तथा विक्रय मूल्य में 18 रुपया का कमी किया, यानी यहाँ पे भैया हो गया 18 रुपया का कमी, तो लाभ हो जाता है 11.6%। इसका मतलब हुआ कि 100 रुपया का सामान वो बेच रहा है 11 रुपया 60 पैसा बढ़ाकर, यानी 111.6 रुपया में। बस ये हो गया। अब क्या करोगे, ये वाला रेशियो का कंसेप्ट जानते हो ना, तिरछे गुना का अंतर, तो पहले ई गुना ई करोगे ना, ई गुना ई करोगे है ना, ई गुना ई करोगे, ई गुना ई करोगे, अंतर निकालोगे तो 128 पर 00 हो गया, लिख के आपके लिए घटा देते हैं, 128 पर 00 हो गया, यहां से गुना करोगे दोस्त 111 6 पर 00 हो जाएगा है ना, 111 है ना 6 पर 00 हो जाएगा और एक अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा, यानी इतना हो जाएगा। क्या कहोगे जी, इसका क्या निकालोगे, अंतर निकालोगे है ना, अंतर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, तो इसमें से घटाना होगा, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 2 में से 1 गया 1, कितना आ गया 1640, तो हम कह देंगे अनुपातिक 1640 बराबर हो गया। क्या कहोगे, तो फिर कहोगे दोस्त यहाँ पे है ना, यहाँ पे कि ई गुना ई कर दो दोस्त, और ई गुना ई करके इसका अंतर निकाल दो, तो ई गुना ई करोगे तो कितना हो जाएगा 1800, कितना हो जाएगा भैया 1800, 18 पर 00 हो जाएगा, और ई गुना ई करोगे तो एगो 0 तो होगा ही होगा, एगो 0 तो होगा ही होगा, 500 गुना करो 6 25 30 के 0 बाकी 3 और फिर 5 5 3 8 11 25 55 इतना होगा, एक अंक के बाद क्या बढ़ जाएगा दशमलव बढ़ जाएगा। इसका अंतर एक प्लस है एक माइनस है, तो अंतर निकालोगे यहाँ पे जोड़ के, यानी ये 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 15 के 3 बाकी 1 6 1 7 कितना हो जाएगा 7380 रुपया, इतना का मान हो जाएगा 7380 रुपया, 7380 रुपया। क्लियर सी बात है, यानी अनुपातिक 1640 का मान हो गया 7380 रुपया। हमसे पूछता है क्रय मूल्य,
क्रयमूल्य यानी कि 100 का मान, है ना। तो चलो 100 का मान निकाल दो, यहाँ से 100 का मान निकाल दो, कहोगे 7380 बटा हो जाएगा 1640 और गुना का 100। अब इसको काट कुट कर दो, आपका उत्तर आ जाना चाहिए। तो इस सुना से इस सुना कट गया, है ना, इस सुना से इस सुना कट गया। अब यहां देखो तो पहले 2 से हम काटते हैं, कहोगे 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 82 बार में इसको 2 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18। देख चेक करते जाना भाई, दोनों हवा के एक साथ, ठीक है भैया। और 2 से 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, एक कट गया। अब 8 दू 10 हो रहा है, यहाँ पे नहीं 8 दू 10 हो रहा है ना। अब 2 से तो भैया नहीं कट रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो तो ई वाला काट के देखते हैं, 50 दूनी 100 और 41 दूनी कट गया ना, 41 दूनी। अब देखो ये 9 बार में अब ये कट रहा है पूरा, नहीं 9 बार में, यानी 9 पचे 45, 450 रुपया हो गया, है ना। यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो देखो कितने मजे में निकल गया रेशियो से, है ना। ऐसा क्वेश्चन तो आपको हम कई बार पढ़ाए फाउंडेशन बैच में, है ना, लेकिन यहाँ पे डी थोड़ा सा बड़ा था, उससे क्या दिक्कत है, आराम से निकाल सकता था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। अब कहता है 5800 रुपया की धनराशि को 6% की दर से साधारण ब्याज की दर पर निवेशित किया जाता है, तो 4 वर्ष के बाद कितना राशि प्राप्त होगा। तो सबसे पहले 4% की दर से एसआई क्या होगा, सबको पता है ना, RT% एसआई होता है, क्या होगा, तो 24% होगा, 24% तो ब्याज होगा। तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट पूछा है, तो टोटल 5800 रुपया था, 5800 का 24% बढ़ाकर यानी कि 124% उसको मिल जाएगा, है ना। मिश्रण कितना मिल जाएगा, 24% बढ़कर मिलेगा, यानी 124% मिलेगा। ये 2 सुना से 2 सुना कट गया, 832, यानी कि अंतिम में 2 वाला उत्तर होगा, है ना। मजबूरी में हमें गुना करना ही होगा। गुना कैसे करोगे, देखो यहाँ पे हम गुना करके आपको समझाते हैं। देखो यहाँ पे पहले इसको मैं 8 से गुना करो दोस्त, 8 से 124 में, कहोगे 832 के 2 बाकी 3, 12 8 96 और 3 99 हो गया। फिर यहाँ पे 500 गुना कर दो, देखो जीरो डालो पहले, 5 मतलब 50 से, तो 520 के 0 बाकी 2, 12 पचे 60 2 62 हो जाएगा। बस आपका उत्तर आ गया 2 9 9 2 11 के बाकी 1, 7192 रुपया, 7192 रुपया, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 20 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को, है ना। ये आपका ग्राफ का क्वेश्चन है, और ये ग्राफ का क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, किस वर्ष दोनों शहरों में पकड़े गए वाहनों की संख्या का अंतर सबसे अधिक है। किस वर्ष दोनों शहरों में पकड़े गए वाहनों की संख्या सबसे अधिक है। और एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, नहीं, यहां से देखो, किस शहर में वर्ष 1998 से 2001 के बीच तेज गति के लिए पकड़े गए वाहनों की कुल संख्या सबसे अधिक है। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को देखो, ग्राफ में क्या है ना कि पहले ग्राफ को हमें समझना होता है, विश्लेषण करना होता है। जब विश्लेषण बढ़िया से कर लोगे तो उत्तर सेकंडों में तुम दे लोगे। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कहता है किस वर्ष, नहीं किस वर्ष में 1998 से 2001 के बीच, 1998 ये वाला है और 2001 ये वाला है, इसके बीच यानी इससे इधर और इससे इधर की कहानी कह रहा है, यानी कि 1999 और 2000 के बीच की कहानी कर रहा है। तो 1999 में अगर जाओगे दोस्त, है ना, तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये 1999 का मतलब ई वाला हो गया, है ना। 1999 का मतलब ई वाला हो गया, ई वाला और ई वाला हो गया। और 2000 का मतलब क्या हुआ, कहोगे ई वाला हो गया और ई वाला हो गया। इसमें क्या कहता है कि के बीच पकड़े गए कुल वाहनों की कुल संख्या सबसे अधिक है ना। पकड़े गए वाहनों की कुल संख्या, है ना, ये पीला वाला x का मान है और ये ब्लू वाला आपका y का मान है, ठीक है ना। तो x में, है ना, x में पकड़े गए कुल संख्या कितना हुआ, x में पकड़े गए वाहनों की संख्या कितना हुआ, तो देखो x वाला तो ये वाला ना है, कहोगे सर 141 को पकड़ाया है और प्लस फिर 78 को पकड़ाया है। कितना पकड़ाया, 78 को। कब, तो कहोगे 1999 में 141 को पकड़ाया है और 2000 में 78 को पकड़ाया है। नहीं समझ में आ रहा है, देखो फिर से समझाते हैं, यहाँ पे आपको फिर से हम यहाँ पे समझाते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। हमसे यहाँ पे क्वेश्चन कहा कि 1998 या 2000 के बीच, 1998 यानी एक कट जाएगा, एक कट जाएगा, है ना, और 2001 के बीच यानी 2000 भी शामिल इसमें नहीं होगा, यानी सिर्फ 1999 और 2000 की बात कर रहा है। अगर 1999 में जाओगे दोस्त, तो 1999 जाओगे तो x का मान कितना रहा पकड़ा गया, y का कितना पकड़ा गया, पहले ये निकाल लो। तो x यहाँ पे देखो, x आपका है ये पीला वाला, तो 1999 में x कितना था भैया, तो 141 गो था, है ना, 141 गो था। और यहाँ पे y कितना था भैया, तो y था आपको ब्लू वाला 1999 में कितना था, तो कहोगे 100 गो था, है ना। y वाला कितना था, 100 गो था 1999 में हो गया। अब यहाँ पे क्या निकालोगे, 2000 में, 20 का मतलब यही ना हुआ। अब 2000 में x के वो पकड़ा गया था, तो चलो 2000 में यहाँ पे हम देखते हैं
2000 में देखते हैं तो 2000 में यहाँ पे पीला वाला यानी कि एक्स वाला, पीला वाला यानी एक्स वाला है ना, 2000 का मतलब ये हो गया, यानी 128 गो ब्लू वाला है, 78 गो पीला वाला, 78 यानी कि एक्स है, 78 गो, और ब्लू वाला मतलब 22 के गो है भैया, तो 128 गो है। यही तो है, बस यही तो कहा कि 1998 और 2000 के एक के बीच यही दोनों तो साल आया। तो देखो एक्स वाला पकड़ाया 8 1 9 7 4 11 के एक बाकी एक 219 गो, अब 22 वाला पकड़ाया 8 2 228 को पकड़ाया। तो सर्वाधिक कौन पकड़ाया, तो 22 पकड़ाया, 22 यानी ये वाला आपका क्या होगा, कट जाएगा, ए और बी निकल गया उससे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन दूसरा कहता है कि किस वर्ष दोनों शहरों में पकड़े गए वाहनों की संख्या का अंतर सबसे अधिक है, अंतर सबसे अधिक है ना, किस वर्ष दोनों शहरों में पकड़े गए वाहनों की संख्या सबसे अधिक है। तो देखो यहां से फासला देखो, यहाँ पे फासला इतना था, इतना था, इतने ना फासला था, यहाँ पे फासला इतना का था, यहाँ पे फासला इतना का था या नहीं, यहाँ पे फासला इतना का आ गया। देखो ना सबसे ज्यादा फासला कहाँ पे दिखाई दे रहा है, सो बताओ, सबसे ज्यादा फासला तो हमको यही वाला दिखाई दे रहा, यही वाला दिखाई दे रहा, सबसे ज्यादा फासला है ना, सबसे ज्यादा फासला यही दिखाई दे रहा है। तो वही तो कहता है कि सबसे किस वर्ष दोनों शहरों में पकड़े गए वाहनों का संख्या का फासला सबसे ज्यादा है, अंतर सबसे ज्यादा है, कहेंगे सर 2000 में। कितना में, 2000 में। तो ए वाला आपका कट गया, यानी उत्तर कौन हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो एक बार विश्लेषण कर लोगे तो बहुत मजे में इसको हल कर लेते हैं। अब विश्लेषण करने में अगर सक्षम नहीं होते हो तब तो भैया कहीं ना कहीं आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 को कहता है ई वाला और ई वाला समपूरा कोण का एक गुण है, तो एक्स का मान बताओ। समपूरा कोणों का योग तो 180 होता है, तो ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे 3x - 5 3x - 5 और 80 को जोड़ेंगे तब तो 180 आना चाहिए, यानी कि 3x - 5 बराबर हो जाएगा 100, है ना, यानी कि 3x बराबर हो जाएगा 95, 105 कितना हो जाएगा 105, यानी x बराबर हो जाएगा 35। यही आपका मान पूछा था कि x का मान हमको बता दो, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 के बाद अगर हम बात करें दोस्त क्वेश्चन नंबर 23 को देखो, तो निकटतम लगभग मान निकालना है ना। तो देखो इसको 7 1 इसको हम क्या कर देते हैं, सीधा सीधी 8 पढ़ लेते हैं, माइनस ये क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर ई वाला से ई वाला तो आपको कट जाएगा, है ना, इतना बटा इतना यानी कि कट जाएगा, यानी 1 है ना, ये है 6, तो 6 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्या कहोगे जी, प्लस आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा 2 2 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा भैया, तो 1 बच जाएगा, यानी 8 में से 8 जाएगा तो 0 आ गया, नहीं 9 में से 8 7 गया तो 2 बच गया, 2 है ऑप्शन में, कहोगे जी ऑप्शन में है जी, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बस और क्या, बहुत इजी था क्वेश्चन, है ना, तो इजी भी होता है थोड़ा सा। अब फिर वही क्वेश्चन आ गया भाट के स्थान पे, कोई बात नहीं। ये क्या है 5 है, क्या कहोगे जी, ये क्या है 1, तो 5 में 1 से भागा दोगे, यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 4.99 को सीधे हम 5 पढ़ लेते हैं, इसको क्या पढ़ लेते हैं 1, अगर 5 में 1 से भागा दोगे तो क्या आ जाएगा भैया, ये 5 आ जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, कहोगे जी, ये क्या हो जाएगा प्लस, है ना, यहाँ 5 से बढ़ा दो 4 हो जाएगा, 5 4 9 में से 8 गया, कितना होता है जाएगा दोस्त 1 आ जाएगा, 1 यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो आगे देखो, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें बहुलक निकालो, कोई बात नहीं, है ना, सबको गिनने से बढ़िया है कि जो सबसे ज्यादा बार आंकड़ा आता हो तो बहुलक कहलाता है, जो चार मान सबसे ज्यादा बार आता है। तो 50 के बार आया है, देखो यहाँ पे, तो 50 एक बार 2 बार 3 बार आया, 50 के बार आया 3 बार, 54 देखो के बार आया यहाँ पे, 54 एक बार 2 बार 3 बार, 54 भी आपको कितना बार आया 3 बार आया। 48 के बार आया, कहोगे 48 यहाँ पे एक बार है, 48 2 3 3 1 4 बार, 48 आपको कितना बार आया, कहोगे 4 बार आया। 46 देखो के बार आया, कहोगे एक बार 2 बार 1 3 बार, है ना, 46 3 बार आया, यानी कि सबसे ज्यादा बार कौन आया, तो कहोगे ई वाला, यानी कि 48 आया, अतः इसका बहुलक क्या होगा 48 होगा। ठीक है ना, जो चार मान सबसे ज्यादा बार आता है वही उसका क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 को, ये 26 क्या कहता है कि कृष्णा एक वर्ष में कुल इतना रुपया व्यय इतना रुपया है, उसका प्रति माह वेतन इतना है, तो उसकी प्रति माह औसत बचत क्या बताओ, है ना। तो कहता है एक वर्ष में कुल व्यय इतना है, ठीक है, और प्रति माह वेतन इतना है, प्रति माह वेतन कितना हो गया
45,000 रुपया हो गया। कितना हो गया दोस्त? कहोगे 45,000 रुपया उसका वेतन हो गया, इतना वेतन हो गया। वेतन में से इसका खर्च को हम घटा देते हैं, तो क्या निकल जाएगा? मेरा बचत निकल जाएगा। बचत निकल जाएगा कि नहीं? कहोगे जी ये इसका क्या हो गया? वेतन हो गया। लेकिन कौन वेतन हो गया? मासिक। अब इसका खर्च कितना है भैया मासिक? ये निकाल दो यहाँ पे। तो कहोगे सर 42 पर 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, ये खर्च करता है इतना, इतना कमाता है, इतना खर्च करता है। लेकिन ये 1 महीना में कमाता है और ये खर्च इसका 12 महीना का दिया हुआ है। तो हमको तो 1 माह का चाहिए, तो इसको मैं 12 से भागा दे देते हैं, तो ये भी 1 माह का खर्च हो गया, 1 माह का वेतन हो गया। घटा देंगे 1 माह का बचत निकलेगा, क्योंकि 1 ही माह का आपको बचत यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब देखो तो कटता है दोस्त, कहोगे है ना, 2 से पहले तो काट देते हैं यहाँ पे, है ना, 2 से या फिर 3 चौ या 4 से भी काट सकते हो। यहाँ पे 4 से काट देते हैं, 3 चौ 12 अब 25 चौ 100। देखो कैसे काट रहे हैं, यहाँ पे समझना बात को, कैसे काट रहे हैं। जो यहाँ पे 14 तिया 42 काट दिए, ठीक है, यानी क्या आ गया दोस्त? कहोगे 45,000 माइनस, है ना, 25 गुना 14 गुना 100 करोगे यहाँ पे, तो कहोगे 25 चौ 100 बाकी 10, 25 से कम 25 और 10 35, और ये 100 से गुना करोगे 00। अपने हिसाब से तुम काट लेना, 3 जीरो हो गया, यहाँ पे 10 आ गया, यानी 10,000 रुपया उसका मासिक बचत हुआ। यानी डी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगर ये सही हो गया तो 27 नंबर का क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। कहता है कोई व्यक्ति एक यात्रा 14 घंटे में पूरा करता है, वह यात्रा का पहला 1/3 भाग 40 के स्पीड से, शेष भाग 60 के स्पीड से तय किया। तो ऐसा करो ना कि कुल दूरी को मान लो 3x, कुल दूरी को, है ना, 1/3 भाग है ना, तो इसको मान लेते हैं 3x। तो 3x में को 2 पार्ट में बांट के तय किया, है ना, इसका 1/3 यानी कि x, और शेष कितना बचा? 2x, है ना, यही तो दूरी बचा है इसका। यानी ए वाला जो तय किया वो 40 के स्पीड से तय किया, और ये वाला तय 60 के स्पीड से तय किया, है ना। बस यही आपका क्वेश्चन था। तो क्या निकाल लोगे? कहेंगे जी सर बिल्कुल निकाल लेंगे। क्या करेंगे? तो हम तो जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, होता है कि नहीं होता है? कहोगे जी ये भी जानते हैं। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इसको 14 घंटा लगा है पूरा दूरी तय करने में। यहां से पूरा दूरी तय करने में कितना समय लगा होगा? तो 1/3 दूरी यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी अगर 40 के स्पीड से तय किया तो कितना समय लगा? कहोगे 1/40 लगा, है ना, प्लस आगे देखो यहाँ पे, है ना, तो शेष दूरी यानी कितना बच गया? 2x दूरी बच गया, है ना। वो किस चाल से तय किया? कहोगे सर 60 के स्पीड से तय किया, तो कितना समय लगा? 2x/60 बराबर कुल मिलाकर कितना लगा? 14 घंटा। मैंने क्या माना यहाँ पे? कुल दूरी को 3x माना है, कुल दूरी को 3x माना है ना। तब 3x का 1/3 हो गया x, और शेष बच गया 3x - x यानी कि 2x। अब यहाँ पे हल करोगे दोस्त तो कहीं ना कहीं एलसीएम हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 3x, है ना, ये हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 14, यानी 4 और 3 7, x बराबर हो जाएगा, है ना, 120 गुना 14, 7 से 2 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 240। हमसे पूछता है दोस्त कुल दूरी हमको बता दो, हमें बता दो कुल दूरी। तो कुल दूरी कितना माना है? कहोगे सर 3x मैंने माना है। कितना माना है? 3x, x का मान आ गया 240, 240 पुट करोगे तो 24×72 कितना हो जाएगा? 720 किलोमीटर, जो ऑप्शन कहीं ना कहीं ए में है। चलो 27 के बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। कहता है 3 बच्चे किसी वृद्धा आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए कार्ड बना रहे हैं। 3 बच्चा, है ना, कार्ड बना रहा है। उन्हें एक कार्ड बनाने में क्रमशः 12 मिनट, है ना, 18 मिनट और 20 मिनट का समय लगता है। यदि वे एक साथ कार्ड बनाना शुरू करते हैं तो कितने मिनट बाद वे पुनः एक साथ नया कार्ड बनाएगा? पहला बच्चा को कार्ड बनाने में लग रहा है 12 मिनट का समय, दूसरा बच्चा को लग रहा है 18 मिनट का समय, और तीसरा बच्चा को कार्ड बनाने में लग रहा है 20 मिनट का समय। ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, एलसीएम एचसीएम में घंटी वाला क्वेश्चन पढ़ा है ना। 3 तरह का घंटियां क्रमशः 2, 4, 5 सेकंड के अंतर में बजती है, तो कितने बजे बाद एक साथ पुनः बजेगी? क्या करता है? ये तीनों का एलसीएम निकालते हो, वही क्वेश्चन तो है। ये 12 मिनट के बाद बजता है, ये 18 मिनट के बाद बजता है, ये 20 मिनट के बाद बजता है। तो आपको बताना है कि कितने मिनट बाद पुनः ये इकट्ठे एक साथ बजेगी। एक क्वेश्चन बन गया। यानी कहीं ना कहीं इसका आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, लसा निकालना है। जो लसा लाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब एक बात तो यहाँ पे क्लियर है ना, लसा निकाल लो, या भैया देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये तीनों से कटने वाला संख्या ही आपका एलसीएम होगा,
है ना, तीनों से कटने का मतलब 12 से कटेगा, 12 से कटने का मतलब 3 चौ 12, 3 से भी कटेगा, 3 से अगर चेक करते हो तो ये नहीं कटता है, ये नहीं कटता, ये नहीं, केवल ये कट रहा, ये आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। चाहो तो ये तीनों का एलसीएम भी निकाल लोगे, बहुत आराम से निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे ये वाला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा वह द्विघात समीकरण है जिसका मूल 7 और, है ना, मूल यानी कि 7 है और दूसर का मूल कितना है भैया 12 है ना। तो द्विघात समीकरण होता क्या है, सबको पता होनी चाहिए कि द्विघात समीकरण का सर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अब प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, है ना। यानी एक्स स्क्वायर रख दोगे, अल्फा प्लस बीटा एक्स यहाँ पे अंदर में लिखा गया एक्स, है ना, अल्फा प्लस बीटा एक्स ऐसे लिखोगे, है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा तो कहोगे 12 7 19 होगा सर, यानी कि 19 एक्स हो जाएगा, प्लस मूलों का गुणनफल बरसते 84 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मूलों का गुणनफल बरसते 84 हो जाएगा, हाँ जी 84 हो जाएगा, बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 19 एक्स प्लस 84 कौन में है, कहोगे सर ऑप्शन ए में है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। 29 के बाद बस यही क्वेश्चन लास्ट था। ध्यान रहे दोस्त, आपको यहाँ पे हम इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर पहले भेज देते हैं, है ना, इसका पीडीएफ, है ना, 2 तरह का पीडीएफ, एक क्वेश्चन का पीडीएफ, है ना, और एक नोट्स का पीडीएफ, यानी ये बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ, ये दोनों तरह का पीडीएफ हम टेलीग्राम पर भेज देते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है ना। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लोगे, वहां से पीडीएफ प्राप्त कर लोगे, प्रैक्टिस में बहुत मतलब पहुंचाएगा, और अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो क्लास नोट देखोगे तो आपका तुरंत उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी में इस वीडियो का लिंक भी डाला हुआ होता है, उस पर क्लिक करोगे तो तुरंत ये वीडियो भी खुल जाएगा। इस तरह से आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, कोई भी अपडेट हम टेलीग्राम पर देते हैं। तो दोस्त आज का क्लास बस यहीं पे हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक खुश रहिए मगर नहीं, ओके बाय बाय।